आप सभी को नमस्कार। इससे पहले कि हम ये सत्र प्रारंभ करें, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपके आज के रिसोर्स पर्सन यानी मेरे बारे में। 2007 बैच से सिविल जज के तौर पर सेलेक्ट होने के बाद मैं कार्यरत हूँ और 2018 से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर मेरी पदस्थापना अलग अलग स्थानों में रही है। विगत 16-17 वर्षों की अवधि के दौरान मैंने मैजिस्ट्रेट के तौर पर, सीजीएम के तौर पर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर, सेक्रेटरी डालसा के तौर पर और अब एकेडमी में फैकल्टी मेंबर के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। और इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान मुझे अवसर मिला है अलग अलग जगहों पर काम करने का, इंस्पेक्शंस करने का और अपने अनुभवों के आधार पर जो आप आज का सत्र है मैं उसको आप सबके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि अभी का जो आपका सेशन चल रहा था उस सेशन के बीच में मैं यहाँ पर आई थी और देखा कि कुछ मुद्दों पर चर्चा चल रही है, बहुत गंभीर मुद्दे थे। पर उन मुद्दों पर आगे बढ़ने का मेरा यहाँ पर मंशा नहीं है। मंशा उन मुद्दों को हाईलाइट करने की इस आधार पर है कि इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, ये बताना चाहूँगी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो नॉर्मल अडल्ट एडवर्सेरियल जस्टिस सिस्टम है उससे बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न। इस हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस के मत के बारे में अपने आप को उसको अपने अंदर आत्मसात करना, उसके हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से अपनी मोडस ऑपरेंडी को चेंज करना, उसके हिसाब से अपनी मानसिकता को चेंज करना। रीज़न क्या है इन सारे के सारे सिस्टम को ऐसा अलग बनाने का रीज़न क्या हो सकता है? हम सुबह से एक बार बात के बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चे देश का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मैनकाइंड का भविष्य है। आप बच्चों को उठा करके एक नॉर्मल एडवर्सेरियल जस्टिस सिस्टम के अंदर डाल करके उनके दिमाग के लिए, उनके बड़े होने के लिए, उनकी पूरी पर्सनालिटी पर ऐसी छाप नहीं छोड़ सकते कि वो आगे जा करके इस समाज के उपयोगी सदस्य के तौर पर उपलब्ध ना होते हुए किसी क्रिमिनल के तौर पर उपलब्ध हों या फिर किसी क्रिमिनल के तौर पर बड़े हों। हमें ऐसे लोग चाहिए हमारे भविष्य के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके हमारे जो आपस का जो समाज है, जो राज्य है, जो नेशन है और जो पूरी मैनकाइंड है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे बच्चे चाहिए। आप इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि मेरा और आपका बुढ़ापा कैसा होगा ये आगे जाकर के बच्चे ही तय करने वाले हैं। तो ये ज़रूरी है कि इन बच्चों को उस हिसाब से देखा जाए कि भले ही वो रास्ता भटक गए हों, भले ही उनसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों जिसे कि सामान्य तौर पर समाज और राष्ट्र जो है अपराध मानता है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश ये करनी है कि उन्हें मुख्य धारा में वापस लेकर के आना है। इस कारण से ये जो सिस्टम है वो इस प्रकार से बिल्कुल अब हमें उलट लगता है जो हम नॉर्मल केसेस को देखते हैं जो अडल्ट्स के अगेंस्ट में होते हैं। इस बैकड्रॉप के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। तो जनरली हमारे से जो रेलेवेंट लॉज हैं वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का। इसके बाद इसमें मॉडल रूल्स 2016 में बनाए गए थे। अमेंडमेंट हुआ 2021 में जो कि 1 सितंबर 2022 से लागू हो गया और उसके बाद अमेंडमेंट रूल्स भी बनाए गए 2022 में। मध्य प्रदेश के भी जुवेनाइल जस्टिस रूल 2022 में बनाए गए हैं। तो जब भी हम जुवेनाइल लॉ के अंदर काम कर रहे हैं हमें सारे के सारे इनैक्टमेंट जो हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपना रेलेवेंट प्रोविजन जो है वहीं से ढूंढ करके ला सकते हैं जहां पर भी हमें आवश्यकता पड़े। कई बार किसी भी इनैक्टमेंट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन की व्यवस्था रहती है, कोर्ट्स को डिस्क्रिशन दिया जाता है। उस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कैसे किया जाए? डिस्क्रिशन आर्बिट्ररी नहीं हो सकता। तो जब भी किसी इनैक्टमेंट के अंतर्गत डिस्क्रिशन को यूज करना हो या कोर्ट को इस बारे में इम्प्रेस करना हो कि काइंडली यूज योर डिस्क्रिशन, तो उसके लिए हम उन्हें किस प्रकार से गाइड कर सकते हैं? तो हर एक एक्ट में उसका ऑब्जेक्टिव एक प्रियम्बल होता है जो ये बताता है कि एक्चुअल में उस एक्ट में होनी क्या चीज है। तो जब हम इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये बोलता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, पहली बात। दूसरा, catering the basic needs of the CNCP and CICL। हम समझ गए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ और CNCP का कंसेप्ट। थ्रू प्रॉपर केयर
प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, सोशल रीइंटीग्रेशन और एक जरूरी चीज जो आगे आती है रिहैबिलिटेशन। 21वीं सदी जैसे जैसे शुरू हुई वैसे वैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ बदलाव आए। क्या बदलाव थे वो बदलाव थे कि हमारे सोशल इंटीग्रेशन और इस पे रिहैबिलिटेशन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। पहले बात होती थी अक्यूज का राइट, अक्यूज के को ये प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे 21वीं सदी आई तो समझ में आया कि नहीं, विक्टिम का भी एक महत्वपूर्ण रोल है और विक्टिम के साथ साथ सिर्फ किसी को दंड दे देने का कोई कार्य नहीं होता है, जस्टिस वहां होगा। भाई एक्चुअल जस्टिस क्या होता है? एक्चुअल जस्टिस तो वो होता जब हम किसी व्यक्ति को वापस उस स्थिति में ले जाते जब वो अपराध हुआ ही नहीं हुआ था, दैट इज जस्टिस। परंतु वो जस्टिस तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है, वी कैन नॉट अनडन द थिंग्स। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं कि उस अपराध से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट करें, उनको वापस लेकर के आए मुख्य धारा के अंदर, और तब जो है जस्टिस का एक वास्तविक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति है, उसकी प्राप्ति हो पाएगी। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बच्चों को वापस मुख्य धारा में लेने के लिए आता है और ये एक इंटीग्रेटेड लॉ है जो कि रिहैबिलिटेशन तक के बारे में बात करता है, यानी कि ऑफेंस दर्ज होने से लेकर रिहैबिलिटेशन तक हर चीज के बारे में बात करता है। ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी कोई विपरीत परिस्थितियां हो, वो किसी प्रकार से किसी समस्याओं से जूझ रहा हो, वहां से भी उसको अपराध होने की पहले की जो घटनाएं होती हैं वहां से तक बाहर निकालने के बारे में बात करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था, और ये ऑब्जेक्टिव हर व्यक्ति को जो भी इस इनैक्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेक होल्डर हो, चाहे CWC हो, चाहे JJB हो, चाहे चिल्ड्रंस कोर्ट हो या फिर लॉयर्स हो, उन्हें ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ही इसका आगे काम करना होगा। अब जनरल चीज, अभी हम ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑफेंसेस का ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें ये जो अवधि दी हुई है, इस अवधि का पर्पस सिर्फ वर्गीकरण के लिए है। इस बारे में हम क्लैरिटी रख लें कि ये जो अवधि दी है इसका वर्गीकरण सिर्फ इसलिए है कि हम अपराधों को अलग अलग कैटेगरीज में रख सके, क्योंकि हम यहाँ अडल्ट जैसे तो विचारण नहीं चला रहे हैं, बहुत लंबी लंबी प्रक्रिया नहीं चला सकते। हमारे लिए जरूरी था कि हम छोटे और क्विक मेथड्स को अपनाएं, और क्विक मेथड्स को अपनाने की, बच्चे को कम से कम देर रखना है हमें कोर्ट में, बच्चे को कम से कम देर ऐसे माहौल में रखना है जहां पर कि उसके दिमाग पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो इसलिए ये अपराध जो थे उनको उनकी ड्यूरेशन, सजा के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। यहाँ पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बच्चे को इतनी इतनी सजा दी जा सकती है। बच्चे को जो भी आदेश, उसकी सजा देने का तो खैर प्रश्न ही नहीं है, जो भी आदेश पारित करना है वो धारा 18 में बताए गए हैं, और धारा 18 के अनुसार ही अगर किसी ऑफेंस के अंतर्गत उसे पाया जाता है कि उसने ऑफेंस किया है तो उस धारा के अकॉर्डिंग ही उसके लिए ऑर्डर पारित किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, बच्चे को इस सिस्टम से बाहर इसलिए भी रखना है क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार होता है बच्चे जो है बहुत समय तक के चीज़ों को ध्यान में रखे रहते हैं, उनका डेवलपमेंट उस प्रकार नहीं होता, चीज़ों को उस प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। एक ये फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये जो दिमाग का सामने वाला हिस्सा होता है, ये बच्चों का डेवलप नहीं होता। कभी देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा एक गैप होता है उसके हेड के अंदर। जब उसका ब्रेन बढ़ता है तो वो जो हड्डियाँ है वो एकोमोडेट करती है उसके ब्रेन को और वो फैलता है। तो जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है यही किसी व्यक्ति को डिसाइड करने का एक जरिया होता है कि वो जो कर रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है और किस प्रकार से। कई बार बच्चों से बात करते हैं तो बोलते तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, उसको नहीं समझ में आती, उसको नहीं समझ में आती क्योंकि उसका ये फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो भी डेवलप नहीं है। तो अगली बार जब किसी बच्चे से बात करेंगे और बोलेंगे तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, तो उसको ये सोच करके बात कीजिएगा कि उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स वाकई में डेवलप नहीं है और उसे नहीं समझ में आती है। ठीक है। नाउ क्योंकि अपराधों की अलग अलग श्रेणियों के बारे में बात की, तो एक ये ऑफेंस है 307 जिसके बारे में प्रश्न ये उठा कि क्या ये एक हीनियस ऑफेंस है। तो हीनियस ऑफेंस के बारे में उन्होंने क्या परिभाषा दे रखी है? ऐसा ऑफेंस जो कि 7 साल से अधिक की अवधि के लिए दंडनीय हो। परंतु शिल्पा मित्तल वाले केस में कहा कि यद्यपि
इसमें ऐसी परिस्थिति है, लेकिन इसमें कोई मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब नहीं है, और मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब ना होने के कारण ये जो है वो सीरियस ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, ना कि हीनियस ऑफेंस की श्रेणी में। एक एग्जाम्पल दिया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें भविष्य में कभी हमें इस तरह के मामलों में पैरवी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो धारा 3 के अंतर्गत 16 प्रकार के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, मुझे लगता है पिछले सेशन में बताए गए होंगे, है ना। तो ये 16 प्रकार के प्रिंसिपल्स जो है ये हमेशा ही कोई भी न्यायालय, कोई भी स्टेक होल्डर जब इस इनैक्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है उसको ये ध्यान में रखना है, और बीइंग द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट आपको ये बातें किसी भी न्यायालय के सामने जब उपस्थित होते हैं तो उन्हें बतानी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पावर्स, फंक्शन, जुरिसडिक्शन और इंक्वायरी के संबंध में मुख्यतः हमें चर्चा करनी है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में जब हम बात करें तो देखते हैं कि धारा 4 जेजे एक्ट के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो बनाए जाते हैं, जो कि इंक्वायरी और हियरिंग के बारे में व्यवस्था करते हैं जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CICL को जो हम बोलते हैं उनके बारे में। इस सेक्शन के हिसाब से जो सारे के सारे क्वालिफिकेशंस हैं कि बोर्ड कैसा गठित होगा, कितने मेंबर्स होंगे, किस कैटेगरी के कितने मेंबर्स होंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, इन सब के बारे में भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो भी धारा 7 के अंतर्गत बताई गई है, और ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये ऐसे ऑर्डर्स बना सकता है जहां पर कि अक्यूज्ड किसी ऑफेंस का गिल्टी पाया जाता है। तो बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उन ऑफेंसेस का ट्रायल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करता है। बात करेंगे यहाँ पर ट्रायल वर्ड क्यों नहीं यूज है और इंक्वायरी वर्ड क्यों यूज है। ट्रायल और इंक्वायरी में क्या फर्क होता है? दो चीजें हैं। ट्रायल प्रारंभ होता है जब अक्यूज चार्ज लगाने के बाद बोलता है आई क्लेम टू बी ट्राइड, ठीक है, चार्ज की स्टेज से शुरू होता है। और खत्म कब होता है? खत्म होता है जब उसका या तो एक्विटल हो जाता है या फिर कन्विक्शन के मैटर में सेंटेंस पारित हो जाता है, ठीक है। अब उससे अलावा जो भी प्रोसीडिंग होती है which doesn't result in conviction or acquittal is called inquiry। तो जब हम नॉर्मल केसेस को भी देखते हैं तो चार्ज लगने का जो पहला का पूरा ड्यूरेशन रहता है वो इंक्वायरी कहलाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करता है, वो ट्रायल नहीं करता है जुवेनाइल का, ठीक है। अगली बात, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है जिस एरिया के लिए वो बनाया गया। प्रत्येक जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, तो जिस एरिया के लिए वो बनाया गया है वहां पर वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता है। और धारा 4 जो है वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से प्रारंभ होती है। व्हाट इज नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज? नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज वो होता है जो कि अन्य सभी इनैक्टमेंट के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट लगता है। विधायिका के बारे में जनरल प्रिजम्पशन ये है कि जब उसने कोई नया कानून बनाया, यानी कि उसने अगर 27 अप्रैल 2024 को कोई नया कानून बनाया तो आज डेट तक के बने हुए सारे के सारे कानून उसे पता है। तो जब किसी एनैक्टमेंट में नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी सारे इनैक्टमेंट में जो भी प्रोविजंस इससे रिलेटेड दिए हैं वो उसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट करते हुए विधायिका ने बनाया, क्योंकि विधायिका को सारे के सारे कानून मालूम है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का? कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो है उसको नॉर्मल एक्यूजेटरी प्रोसीजर जो होती है उससे अलग रखना, उसे एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना, और ये इंश्योर करना कि जुवेनाइल का या बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो किसी भी प्रोसीडिंग में पैरामाउंट रहे। यानी यहाँ पर कोर्ट के हित, किसी अन्य स्टेक होल्डर के हित, उसकी सुविधा, उसकी सोच विचार, इस सब के बारे में बात नहीं होगी। बात सिर्फ इस चीज की होगी कि बच्चे का सर्वोत्तम हित किसमें। इस बात से भी मतलब नहीं कि उसके पेरेंट्स के साथ में उसका सर्वोत्तम हित है या नहीं। बच्चे का सर्वोत्तम हित अगर उसके पेरेंट्स से अलग है तो बच्चे के सर्वोत्तम हित पे विचार करेंगे, ठीक है। यही एक प्रिंसिपल था जो कि हमने पहले बात की थी। अब ये एक केस लॉ है
जिसमें कहा गया था कि जहां पर जुवेनाइल को सेशन कोर्ट ने ट्रायल किया और ये देखा कि ये इस बात के इग्नोरेंस के साथ कि वो जुवेनाइल है, तो ऐसा ट्रायल जो है विशिएट हो जाएगा। सेक्शन 27 है सीआरपीसी का, जो कि इस बारे में स्पेसिफिक व्यवस्था करता है, जो स्पेशल जुरिस्डिक्शंस को बाहर कर देता है, और ये जो मामला है वो ये स्पेशल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड के बारे में बात करें तो बोर्ड में एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि आप सभी को मालूम होगा। इनकी एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, चाइल्ड या ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई केस नहीं होना चाहिए, और किसी भी पब्लिक पोजीशन से डिसमिसल नहीं होना चाहिए। किसी चाइल्ड लेबर या चाइल्ड अब्यूज के मामले में इनका इन्वॉल्वमेंट कभी दर्शित नहीं होना चाहिए। टर्म जो होता है हाई कोर्ट की इच्छा अनुसार होता है। इसी प्रकार 2 सोशल वर्कर्स होते हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो सकती, कम से कम 7 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा हो रिगार्डिंग द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा साइकोलॉजी या फिर साइकियाट्री का या सोशियोलॉजी ऑफ लॉ का जो विशेष डिग्री रखते हैं वो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाता है। एक टर्म 3 साल तक का होता है, 2 टर्म पॉसिबल है, परंतु वो 2 टर्म लगातार नहीं हो सकते। ठीक है, टर्मिनेशन के अदर ग्राउंड्स है, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो धारा 4 में मिल जाती हैं। अब सिटिंग्स के बारे में बात कर लें तो रूल नंबर 6 है जो ये बोलता है कि सभी के सभी वर्किंग डेज होंगे, परंतु कभी अगर डिपेंडेंसी कम होती है तो वर्किंग डेज कम भी कर दिए जाते हैं। फिर एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली रखा जाएगा। कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, विटनेस बॉक्सेस नहीं होंगे, और आउटसाइडर्स को बाहर रखा जाएगा, यानी कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता। जो ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पर अलग रखा गया है। चाइल्ड फ्रेंडली टर्मिनोलॉजी एंड बिहेवियर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे से ऐसी भाषा में बात करना है, उसके साथ में ऐसा आचरण दर्शाना है जो कि उसके साथ में एक दोस्ताना व्यवहार को दर्शित करता हो। जोर से डांटना, ए कहाँ आए हो तुम, इस तरह की भाषा में बात करना, या उसको किसी भी प्रकार से डराना धमकाना या उसको अनईजी महसूस कराने वाला जो माहौल है वो यहाँ पर नहीं रखा जाता। उसके बाद एक मंथली रोस्टर जो होता है वो कई बार प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बनाते हैं, और ये बताया जाता है कि किन डेज पर या किन वर्किंग आवर्स पर जो है वो इनको प्रेजेंट किया जाएगा, और फिर ये रोस्टर जो है सब जगह पर सर्कुलेट भी प्राय कर दिया जाता है। अब जैसे हमने बात की थी कि पावर जो है ये अपने एक्सरसाइज जिस भी एरिया में एस्टैब्लिश किया गया है कोर्ट, वहाँ पर अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो इनका पावर है एक्सक्लूसिवली सारे के सारे मैटर्स को सुनने का। फिर जब 19 में धारा 19 की बात करते हैं तो ये सारे जो मैटर्स हैं वो चिल्ड्रंस कोर्ट के सामने चले जाते हैं। अभी हम चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और क्या, जो हमने तीनों कैटेगरीज देखी ऑफेंसेस की, तो हमने एक प्रकार का ऑफेंस जो देखा था हीनियस ऑफेंस। तो हीनियस ऑफेंस के मामले में धारा 15 के अंतर्गत प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात कही गई है। तो बोर्ड जो है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट भी करता है और वो ये डिसाइड करता है कि क्या ये ऑफेंस जुवेनाइल ने जो किया है वो हीनियस की श्रेणी में आता भी है या नहीं आता। ये भी काम जो है वो बोर्ड द्वारा किया जाता है। पुनीस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की रूलिंग है जिसमें कि ये तय किया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह पावर भी है कि वो तय करे कि ऑफेंस हीनियस की श्रेणी में वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। फंक्शंस क्या है, तो इंश्योरिंग इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड इन द पेरेंट गार्डियन थ्रू आउट द प्रोसेस। जब हमने 16 के 16 देखे थे तो उसमें एक राइट ऑफ पार्टिसिपेशन भी था, यानी कि जो भी प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है उसके बारे में जो बच्चा है या तो उसको या फिर उसके पेरेंट्स को या गार्डियन को वेल इन्फॉर्म्ड रखना है। इसके अलावा चाइल्ड राइट्स जो है थ्रू आउट द प्रोसेस उसको इंश्योर करना है, और नॉट ओनली थ्रू आउट द प्रोसेस बल्कि इंक्वायरी आफ्टर केयर और रिहेबिलिटेशन के दौरान भी इस बात का ध्यान रखना है कि चाइल्ड राइट्स को मेंटेन किया जाए और उसका किसी प्रकार से वायोलेशन नहीं हो। फिर उसके बाद लीगल एड किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन से हो तो वो भी उनको उपलब्ध कराना तत्काल जरूरी है। प्रोवाइडिंग अ क्वालिफाइड इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर ऑफ द चाइल्ड इफ शी फेल्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में रूल्स में अलग से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर ट्रांसलेटर नियुक्त किया जाता है
तो उसको लगभग कितना खर्च जो है दिलाया जाना चाहिए। तो ये भी एक जेजेबी का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जहां पर बच्चा यह नहीं समझ पा रहा है कि लैंग्वेज क्या है या क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, या दूसरी भाषा जानता है हमारी भाषा नहीं जानता है, कहीं बाहर से आया है, तो इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर उसको उपलब्ध कराया जाएगा। कई बार बालक जो होते हैं वो मूक बधिर की भी श्रेणी में होते हैं, तो इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके बारे में स्पेसिफिकली जो है ये फंक्शन जेजेबी को दिए गए हैं। इसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सोशल वर्कर को सोशल इन्वेस्टिगेशन लेने के लिए भी कहा जा सकता है और उसकी रिपोर्ट जो है 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, जैसे ही बच्चे को जेजेबी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा धारा 14 के अनुसार मामलों का निर्णयन करना, और अगर जहां पर जरूरी है वहां पर बच्चे को अगर CWC के सामने उनको भेजना हो तो ये कार्य भी जेजेबी के फंक्शंस के अंतर्गत आएगा। फिर जब मैटर का डिस्पोजल होता है तो ये भी जरूरी होता है कि एक फाइनल ऑर्डर पारित किया जाए। वो फाइनल ऑर्डर जो है उसमें बच्चे की रिहेबिलिटेशन की भी व्यवस्था रहती है, और कई बार NGO इत्यादि को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, जो कि बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। फिर कंडक्टिंग इंक्वायरी जो है कि जो व्यक्ति उस चाइल्ड को यानी CICL को जो व्यक्ति अपनी कस्टडी में रख रहा है, तो क्या वो सही व्यक्ति है, वेदर ही हिमसेल्फ इज अ फिट पर्सन और नॉट। आपको बच्चा किसी को हैंडओवर करना पड़ रहा है, ये भी तो देखो कि जिस व्यक्ति को हैंडओवर कर रहे हो वो सही है कि नहीं। तो ये काम भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का है, वो ये भी चेक करेंगे। कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एवरी मंथ इन रेसिडेंशियल फैसिलिटीज। अब जिले में कई तरह की रेसिडेंशियल फैसिलिटीज होती है, कई बार 2 जिलों की मिलाकर के एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी होती है, उनके भी नॉर्म्स बनाए गए हैं कि वो किस प्रकार से चलेंगे, वहां पर किस प्रकार के खान पान की व्यवस्था होगी, और पूरे के पूरे चार्ट दिए हुए हैं जब आप रूल्स को देखेंगे तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का यह भी काम है कि वहां पे इंस्पेक्ट करें और इंश्योर करें कि जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं वो फैसिलिटी उन नॉर्म्स को पूरा करती है, और कहीं से भी बच्चों की आवश्यकता की कोई ऐसी वस्तु जो कि होना चाहिए वहां पर ऐसा ना हो कि मिसिंग पाई जाए। रेगुलर इंस्पेक्शंस, जब इंस्पेक्शन की बात हो रही है तो जेल के भी इंस्पेक्शंस जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करते हैं अपने फंक्शनिंग में, जिसमें वो ये इंश्योर करते हैं कि जेल प्रेमाइसेस के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि 18 साल से कम उम्र का होकर के बालक की श्रेणी में आ सकता है। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन लेना और उनको ऑब्जर्वेशन होम्स में भेजना ताकि उनको एडल्ट से अलग रखा जाए। ये कार्य भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के श्रेणी में आता है। अब जैसे हम बात करें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के, हमने फंक्शंस और पावर्स के बारे में बात की, तो हमने देखा कि वो जो है उन मैटर्स को डिसाइड करते हैं, उन ऑफेंसेस के बारे में एडजुडिकेशन करते हैं जो कि उनके सामने उनके जुरिसडिक्शन के अंतर्गत रखे होते हैं। एडजुडिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, तो पिटी ऑफेंसेस के लिए उन्होंने कहा कि पिटी ऑफेंसेस जो है समरी प्रोसीडिंग्स में किए जाएंगे, ठीक है। फिर जो शेष बचे हुए ऑफेंसेस होंगे उनके बारे में समन केसेस की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। एक सिंगल मेंबर भी है अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, तो वो भी इस प्रकार की प्रोसीडिंग को आगे ले जा सकता है, बशर्ते कि नेक्स्ट डेट पर, मतलब नेक्स्ट मीटिंग से पहले वो जो प्रोसीडिंग है उसको बाकी सारे मेंबर्स अप्रूव कर दें, ठीक है। अब जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन जो होते हैं वो मेजॉरिटी में लिए जाते हैं, और इस मेजॉरिटी के डिसीजन में प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का प्रेजेंस मैंडेटरी होता है। जहां पर प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट को जो है वो ये भी कहा गया है कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग या फिर नॉलेज होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में या फिर चाइल्ड वेलफेयर के बारे में, और उन्हें एक ड्यूटी भी दी जाती है कि वे जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो स्टेट जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मैजिस्ट्रेट्स के लिए ऑर्गेनाइज कराएं। एक्सक्यूज मी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है सिटीजन या किसी पुलिस के कंप्लेंट के आधार पर इनिशिएट नहीं किया जाता है, और हियरिंग जो है वो पूरी तरह से इनफॉर्मल और स्ट्रिक्ट रखी जाती है और स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। जब तक कि अगर जुवेनाइल ऑफेंडर है उसको अगर छोड़ा नहीं जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसे सेपरेट प्लेस ऑफ सेफ्टी या फिर अलग अलग तरह की जगह इसमें बताई गई ऑब्जर्वेशन होम्स हैं वहां पर उन्हें रखा जाता है। तो ये सारे के सारे जो इनके पावर्स है वो एक
पीपीटी में विद अलॉन्ग विथ सारे के सारे जो उनके रेलेवेंट सेक्शंस और रूल्स हैं वो एक्यूमुलेट कर दिए गए हैं। पीपीटी में आप लोगों को शेयर कर लूँगी, तो ये आपको हैंडी एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो मैं आपसे बात कर रही थी कि इंटरप्रेटर और इन सब के बारे में अलग से व्यवस्था की गई, तो रूल नंबर 7 है जो इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा एक रिहेबिलिटेशन कार्ड जो है वो भी बनाने की व्यवस्था की गई है इस रूल नंबर 7 के अंतर्गत, जिसके माध्यम से यह देखा जाता है कि उस बच्चे की प्रोग्रेस क्या हो रही है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मामला एडजुडिकेट करके कहानी खत्म नहीं होती, जैसा कि एडल्ट के साथ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है वहां पर होता है। यहाँ पर कहानी तब तक चलती रहती है जब तक कि बच्चा वापस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाए। इसके अलावा अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके स्कूल में रीएडमिशन के लिए भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके संबंध में भी रूल नंबर 7 जो है व्यवस्था करता है। अब इंक्वायरी सेक्शन 9 के अंतर्गत की जाती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इंक्वायरी से रिलेटेड। सब पे इस समय यहाँ पर इतने सीमित समय में चर्चा कर पाना संभव नहीं है, परंतु इनको एक जगह पर एक स्लाइड पर इसलिए ले लिया है कि भविष्य में कभी आपको आवश्यकता पड़ी तो काइंडली यहाँ से रेफरेंस लेकर के यू कैन गो थ्रू देम, और थोड़ा सा आप उस पर अपने को अगर किसी भी पर्पज से आवश्यकता पड़ती है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब हम इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी है इसमें पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस और हीनियस ऑफेंसेस, आपको ये 3 तरह के अलग अलग कॉलम जो हैं वो दिख रहे होंगे। ये पेटी के संबंध में, ये सीरियस के संबंध में यहाँ पर, और फिर ये हीनियस ऑफेंसेस के संबंध में। तो जब हम धीरे धीरे इसके बारे में इसका फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करें तो इसमें इनका क्या रहता है कि मिनिमम अप टू 3 इयर्स तक की सजा होती है इसमें। इनके लिए इंक्वायरी कैसे आगे होती है? इंक्वायरी जो होती है वो 4 महीने के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन जो है हो जाना चाहिए, अधिक से अधिक 6 महीना विद रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ओके, अगर सीजेएम से रिटन परमिशन ले लें तो इसको थोड़ा सा जो है इसको एक्सटेंशन में मिल सकता है। और पेटी ऑफेंस के मामले में अगर 6 महीने में ये इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होती तो ये मामले ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब सीरियस ऑफेंसेस के बारे में बात करें तो भी मोर और लेस प्रक्रिया जो है वो इसी प्रकार की है जो चलती है। बस फर्क इतना है कि इसमें जो ड्यूरेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण की दृष्टि से किया गया है कि इसमें कितना दंड है, उसके हिसाब से वो इसमें फर्क है। अब हीनियस ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो जजी बॉय है उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ऑफेंस हीनियस है कि नहीं है, वो हमने पावर्स में देख लिया। दूसरी चीज प्रिलिमिनरी असेसमेंट के माध्यम से ये देखना पड़ता है कि बच्चा 16 साल से कम उम्र का है या फिर 16 साल से अधिक उम्र का है। ठीक है, तो जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि 16 साल से कम है या अधिक उम्र का है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो 3 महीने के अंदर होना है। पहली बार बच्चा उपस्थित हो जाए उसके सामने, उसके बाद अगर बालक उसको लगता है कि 16 साल से कम उम्र का है तो ऐसी कंडीशन में इंक्वायरी कंटिन्यू कर सकते हैं और सारा का सारा डिस्पोजल जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर 16 साल से अधिक मिलता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफेंस और सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस हुआ, इन सबको विचार करके एक ऑर्डर पारित किया जाता है कि मामला जो है वो चिल्ड्रंस कोर्ट में चलना चाहिए अडल्ट की तरह, और फिर मामले को धारा 18 के प्रभाव से चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज दिया जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि फाइनल डिस्पोजल जो है वो मामले का प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कर सकता है या फिर कोई और उसके साथ में एक और कोई मैजिस्ट्रेट हो तो वो कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो फिर मेजॉरिटी प्रिवेल करती है। जहां पर केस जो है चिल्ड्रन कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो वहां पर कोई मेजॉरिटी की बात नहीं आती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि वहां पर वो बोर्ड नहीं है बल्कि चिल्ड्रंस कोर्ट है। ठीक है, उसका एस्टैब्लिशमेंट टोटली अलग होता है। इसके अलावा भी जेजेबी के कुछ काम होते हैं जो कि रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग और रिव्यू से संबंधित है। ये मुझे लगता नहीं कि इसमें आप लोगों का कोई रोल होता होगा, परंतु फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक फ्लो चार्ट जो है इसमें सम्मिलित किया है। अगर कहीं रेफरेंस लगे आपको तो यू कैन यूज इट। नाउ हमने बात की कि बच्चे को अगर एडल्ट के तौर पर ट्रायल करना हो तो उसे चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है धारा 18 के प्रभाव से। तो अब बात कर लेते हैं चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में। चिल्ड्रंस कोर्ट के पावर्स, फंक्शंस, जुरिसडिक्शन और प्रोसीजर
कि वो उसको एडल्ट के तौर पे ट्राई कर रहा है या जुवेनाइल के तौर पे ट्राई कर रहा है, इसको हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। तो चिल्ड्रंस कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश होता है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 का बनाया गया है, जिसकी धारा 25 के अंतर्गत चिल्ड्रंस कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड एज स्पेशल कोर्ट, अ स्पेशल कोर्ट इज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सच ऑफेंसेस अंडर द एनी अदर लॉ, या फिर जहां पर पहले से इस प्रकार की कोर्ट एग्जिस्ट करती हो, तो वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये इसका प्रोवाइजो है जो कि मूल सेक्शन के ऊपर प्रिवेल करता है। तो जनरली जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, जो कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना है, जिस अधिसूचना के माध्यम से सत्र न्यायालयों को प्रत्येक सेशन खंड के जो सत्र न्यायालय हैं उनको चिल्ड्रंस कोर्ट के तौर पर जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है। आगे जा करके इन्हीं कोर्ट्स को, इन्हीं जो सारे कोर्ट्स हैं, उन्हें लैंगिक अपराधों के से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यही कोर्ट्स जो है वो पॉस्को के मैटर्स भी देखते हैं इस नोटिफिकेशन के प्रभाव से। ठीक है, अब बात उठती है कि अगर पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस जो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है दोनों आकर्षित हो रहे होंगे तो क्या स्थिति बनेगी? क्या बताएं, आप लोगों का क्या विचार है? कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? एक जगह विक्टिम बालक है, एक जगह पर अक्यूज्ड बालक है, और हमारे सामने जो मामला आया वहां पे दोनों ही बालक हैं। अब क्या करेंगे? और कोई? जी, नहीं, ये तो इनका डोमेन एप्लीकेबिलिटी है। व्हाट आई वांट टू नो इज कि अगर विक्टिम और चाइल्ड जो अपना ऑफेंडर दोनों के दोनों 18 वर्ष से कम आयु के हों तो मामला कहाँ चलेगा? चिल्ड्रन कोर्ट। अच्छा, हमारे पास 3 फोरम्स हो गए। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाले कितने हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, और पॉक्सो कोर्ट वाले कितने हैं? और चिल्ड्रंस कोर्ट वाले? अच्छा, किसी के कुछ भी हैंड्स रेज नहीं है। ओके, तो इसके बारे में जब हम लॉ देखने जाते थे पहले, अब तो स्थिति काफी स्टेबल हो गई है, सेटल हो गई है, पर अगर आप कोई पुराने इनके संबंध में रूलिंग्स देखेंगे तो उसके संबंध में आपको हाईलाइट करना चाहूंगी कि इस तरह के मैटर्स में मामला जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात करी थी सबसे पहले? नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के बारे में बात की थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का है, पॉक्सो एक्ट कब का है? 12 का है। तो सारे के सारे पुराने जो लॉज हैं वो विधायिका को मालूम है, और मालूम होने के कारण उसके बाद भी उन्होंने ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के साथ शुरू किया है। तो ऐसी कंडीशन में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चलेगा, और अक्यूज के राइट्स जो है उनको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसका किसी प्रकार से उसको प्रेजुडाइज नहीं हो। तो ये सारी की सारी सिनेरियो है। अगर कुछ पुरानी रूलिंग्स मिलती है कि पॉक्सो कोर्ट के सामने चलेगा मामला, तो प्लीज इग्नोर देम। राइट नाउ द स्थिति जो है वो अपने आप में सेटल हो चुकी है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ऐसे मामले चलेंगे। ठीक है, ना तो आईपीसी और ना ही पॉक्सो, दोनों ही प्रिवेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये बात किसके बारे में, ये जो सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करता है? एप्रीहेंशन, डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिहेबिलिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। कोई भी पॉइंट छूटा यहाँ पर? कोई भी पॉइंट छूटा गया जिसके बारे में क्रिमिनल कोर्ट काम करती हो या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करता है? सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर है। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखें कि ऐसी स्थिति में पॉक्सो, ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है वो प्रिवेल करेगा। अब जब हम बात करते हैं चिल्ड्रंस कोर्ट की, तो चिल्ड्रंस कोर्ट का जुरिसडिक्शन जो है उसके पास कोई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं होता। जब कभी जेजेबी को ऐसा लगता है कि बालक की आयु जो है 16 से 18 वर्ष के आसपास की है और उसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो है हीनियस ऑफेंस था, और फिर प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने के दौरान उन्होंने यह पा लिया कि
बच्चा जो है अपने अपराध के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहा था, और उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसका मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी क्या थी उस ऑफेंस को कमिट करने की। तो इन सब चीज़ों और सर्कमस्टांसेस पे विचार करके उसके बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि बच्चे का ट्रायल जो है वो एक अडल्ट के तौर पर करना चाहिए, तो फिर उस मामले को वो चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज देता है। ठीक है, तो हमेशा सिर्फ तभी अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर पाता है सो फार एज दिस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट इज कंसर्न, जबकि मामला बोर्ड से उसके पास ट्रांसफर होकर के आता है। इसके अलावा कुछ ऑर्डर्स होते हैं बोर्ड के, उनकी अपीलें सुनने का भी अधिकार चिल्ड्रंस कोर्ट के पास होता है। धारा 15 है बेसिकली, जो कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में बात करती है, किस प्रकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर आपके और भी सत्र हैं जिन पर इस पर डिटेल चर्चा होगी। ये इस पीपीटी में इसलिए इन्वॉल्व कर दिया है ताकि आप लोगों को आवश्यकता पड़े तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, यहाँ पर से आपको एक इजी रेफरेंस मिल जाए। फिर हमने पावर्स देखे थे, हीनियस ऑफेंस जो है वो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करता है, और बालक की एज भी जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो तय करता है, और उसके आधार पर उसका निर्णय जो होता है वो अपीलेबल ऑर्डर है, परंतु जब तक कि उसको परिवर्तित नहीं किया जाता वो निर्णय जो है अपने आप में अंतिम है, और वो निर्णय जो है बाध्यकारी होता है। रूल नंबर 11 है जो कि एक गाइडलाइंस तय करता है कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो किस प्रकार से प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, और चाहे तो वो एक साइकोलॉजिकल जो व्यक्ति हो उसके बारे में भी उसकी भी हेल्प ले सकता है, साइकोलॉजिस्ट की, जो कि उसके बारे में उसको जानकारी दे सकता है। अब समस्या कई बार ये होती है कि 3 महीने के अंदर जांच होनी है, बच्चे का साइकोलॉजिकल सिनेरियो चेंज हो जाता है, जब वो जिस दिन ऑफेंस किया था उस ऑफेंस से महीने पर बाद ही। तो 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने तक वेट करके जांच करना है, 3 महीना इज द मैक्सिमम टाइम। एज सून एज पॉसिबल उस बच्चे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो जाए वो किया जाना होता है। फिर ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस यहाँ पर है। 18(3) में मामला जो है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद उसे चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है कि अब ये मामला जो है वहाँ पर चलेगा कि एडल्ट की तरह के। इस संबंध में वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर बोलू वाला एक रूलिंग है जिसमें कि पूरे डिटेल्स गाइडलाइंस मिल जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा भेरूलाल मीना वाला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है जिसमें कि ये बताया गया है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होना जरूरी है। फिर साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने के बारे में भी एक रूलिंग आ गई जिसमें उन्होंने बोला कि जो मे है इसको शैल पढ़ा जाए, जब तक जेजेबी का एक मेंबर जो है वो अगर साइकोलॉजिस्ट है तो अलग बात है, अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो इन दैट केस साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना ही लेना है। उजैफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की 2021 की रूलिंग है जिसमें कहा गया कि इसको मे वर्ड को शैल के तौर पर रीड किया जाए। अब ये मामला जो है वो आ गया किसके पास? चिल्ड्रंस कोर्ट के पास। ठीक है, तो ये फोन लेके बोल देना, बोलना मैडम सेशन में थोड़ी देर से कॉल बैक करेंगे। तो ये जो चिल्ड्रंस कोर्ट के पास जब मामला आ गया तो चिल्ड्रंस कोर्ट क्या करेगी? अब उसके पावर जो है सेक्शन 19 में दिए हैं, वो मामले को ऐसे कैसे लेकर के उसकी सुनवाई नहीं शुरू कर देगी। जैसे ही प्रिलिमिनरी असेसमेंट के उसके पास आ गया बालक, वो सबसे पहले देखेगी कि क्या फिर से इस बारे में विचार करेगी कि बच्चे का जो है विचारण एडल्ट के तौर पे होना है या फिर बालक के तौर पे होना है। ठीक है, इस बारे में विचार किया। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर चिल्ड्रंस कोर्ट ने ये सोचा कि नहीं इसका तो विचारण बालक के तौर पे होना चाहिए तो वो वापिस बच्चे को वहां पर भेज देगी जेजेबी, ऐसा नहीं होगा। मतलब बालक यहाँ से वहां जो है टप्पे नहीं खाता रहेगा कि पहले यहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ से वापस गए। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इस चीज को एस्टैब्लिश किए जाने पर कि बच्चे की जो ट्रायल है वो हीनियस ऑफेंस के संबंध में चिल्ड्रंस कोर्ट द्वारा एडल्ट के तौर पे होना, अगर इससे कोई आपत्ति है तो धारा 101 में सेशन द्वारा इसकी अपील की व्यवस्था की गई है। सेशन में इसकी अपील हमें अपील के प्रावधान भी हम आगे देखेंगे, तो सेशन में इसकी अपील जो है वो की जा सकती है और तब तक के मामला जो है वो स्टे रखा जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में इसका जो है विचारण बालक की तरह होना है। तो फिर वो जो अपीलेट कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन यूज करती है वो उस बच्चे को वापिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास विचारण के लिए भेज देगी। परंतु चिल्ड्रंस कोर्ट ये काम नहीं कर सकते। अगर चिल्ड्रंस कोर्ट ये पाती है कि नहीं बच्चे का विचारण बालक के जैसे ही होना है तो वो बालक को वहीं रखेगी।
और खुद पूरे की पूरी इंक्वायरी करके और जिस प्रकार से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को कंक्लूड करेगी। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? इसके ऊपर किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? यानी चिल्ड्रंस कोर्ट के पास बालक आ जाने के बाद एक बार वो वही रहेगा। धारा 18 में अगर बालक चिल्ड्रंस कोर्ट के पास आ गया तो चाहे एडल्ट के तौर पे निराकरण होना है चाहे बालक के तौर पे निराकरण होना है, ये बात फिर से तय की जाएगी और ये बात फिर से तय की जाने के बाद चिल्ड्रंस कोर्ट के पास ही रहेगा, वहीं पर होगा इंक्वायरी होना हो चाहे ट्रायल होना हो। ठीक है, ये बात एकदम स्पष्ट अपने मस्तिष्क में आप लोग रखें। फिर किस प्रकार से चिल्ड्रंस कोर्ट आगे बढ़ेगी? ये हम अपील के बारे में बात कर रहे थे कि अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में कोई अपील की स्थिति बनती है तो ऐसी कंडीशन में रूल नंबर 14 है जिसके हिसाब से अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है तो वो मामले को वापस बोर्ड के पास भेज देगी। अगर उसे लगता है कि नहीं एडल्ट के तौर पर ट्रायल होना है तो उसको वो कहाँ भेज देगी? वो उसको सीधे चिल्ड्रंस कोर्ट में वहीं पर रखे जाने के लिए व्यवस्था करेगी। इसके अलावा धारा 12 के अंतर्गत जो भी कोई चीजें हैं, जो भी कोई व्यवस्था की गई है, यद्यपि बच्चे का विचारण जो हो रहा है वो एडल्ट के तौर पर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी धारा 12 के तहत जो भी बेल के संबंध में व्यवस्थाएं हैं वो उस पर उसी प्रकार से लागू होगी जैसे कि बालक की स्थिति में लागू होती है। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि अडल्ट के तौर पर उसका ट्रायल किया जा रहा है तो अब उसे जेल में रखा जा सकता है या उसे बेल से डिनाई किया जा सकता है, उसको छोड़ने से डिनाई किया जा सकता है। वो जो सेक्शन 12 की परिस्थितियां हैं उसको छोड़ने के संबंध में वो यहाँ पर वैसे ही लागू होगी। तो बेसिकली जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो प्रक्रिया सारी की सारी वही अपनाएगा जो कि जेजे एक्ट में दी गई है, ना कि सीआरपीसी की नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसके संबंध में। मतलब बेल और इस सब के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की जो व्यवस्थाएं हैं वो ही एप्लीकेबल होंगी। अब जिस समय चिल्ड्रंस कोर्ट इस बारे में विचार कर रहा है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट का ऑर्डर सही है कि नहीं, तो वो रिपोर्ट्स जो है, जो किसी भी एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है वो उस पर विचार कर सकता है। इसके अलावा एसबीआर जो प्रस्तुत हुई है सीडब्ल्यूसी के ऑफिसर के द्वारा उसको विचार कर सकता है। एसआईआर जो आती है प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा उसको विचार में कर सकता है। इसके अलावा कोई एविडेंस आया हो सेक्शन 99 के एक्ट के अंतर्गत तो उसके अंतर्गत विचार कर सकता है। आर्ग्यूमेंट्स और बाकी सारे जो उसका ऑर्डर था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ऑर्डर था, उन सबको विचार करेगा और फिर ये तय करेगा कि क्या उस बालक का विचारण जो है वो एडल्ट के तौर पर होना है या फिर बालक के तौर पर होना है। अभी एक केस था, इसकी रूलिंग इसी प्रकार से मिली है मुझे, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ LES LKP वर्सेस स्टेट। इसमें ये बताया गया कि जहां पर चिल्ड्रंस कोर्ट ने, जब बोर्ड ने मामला उसके पास भेज दिया तो चिल्ड्रंस कोर्ट की पहली ड्यूटी क्या थी कि वो फिर से प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बारे में तय करती कि भाई क्या इसको वाकई में मैं एडल्ट के तौर पर विचारण करूं या फिर बालक के तौर पर इंक्वायरी करूं। तो इस कंडीशन में अगर ये प्रोसीजर, ये स्टेप चिल्ड्रंस कोर्ट ने स्किप कर दिया तो इस पर्टिकुलर रूलिंग में ये कहा गया कि यद्यपि उन्होंने स्टेप स्किप कर दिया लेकिन उसके बाद अब फिर से जो है दोबारा से इस बारे में अपना मत बनाए, इसके बारे में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करें और इस दौरान जो भी एविडेंस वगैरह लेके आ चुका है प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड पे उन सबको उन्होंने सेविंग दे दी। ये नहीं कहा कि उसको वो जो पुरानी कार्यवाही थी सारी की सारी वो वीशिएट मान ली। इसके संबंध में ये पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स के ऊपर ये रूलिंग है। जनरल स्थिति यह है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद जब मामला आ जाता है तो चिल्ड्रंस कोर्ट को फिर से यह तय करना है कि क्या मामले को अडल्ट के तौर पर या फिर बालक के तौर पर अग्रसरित करना है। अब जहां पर यह पाया जाता है कि मामले को अडल्ट के तौर पर नहीं चलाना है तो वहां पर इसमें समन प्रक्रिया का, जैसे हमने देखा था कि समन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। समन प्रक्रिया से इस मामले को चलाएंगे। प्रोसीडिंग जो है इन कैमरा होगी, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी सुनिश्चित किया जाएगा और इसके अलावा कभी भी जॉइंट ट्रायल नहीं हुआ, यानी कि अगर दूसरा कोई एडल्ट व्यक्ति है उसमें अक्यूज तो उसके साथ में मैटर को क्लब नहीं कर दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि होता क्या है, कई बार कई ऑफेंडर्स होते हैं जिसमें से किसी के लिए जो है मैटर सेशन कोर्ट में, उसी कोर्ट में चल रहा है सेशन कोर्ट की हैसियत से और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चार्जशीट प्रस्तुत हो गई थी
जो बच्चा माइनर था उसके बारे में। अब जब मामला यहाँ पर ट्राई होने के लिए आ गया तो पता चला उस दोनों मामले को उन्होंने ज्वाइंट ट्रायल कर दिया या कंसोलिडेट कर दिया, तो दिस कैन नॉट बी डन। उस बच्चे का जो विचारण है, जो मामला है, उसका ज्वाइंट ट्रायल नहीं हो सकता, उसको अलग ही चलाना होगा, उसका कंसोलिडेशन नहीं हो सकता। ये चीज जो है वो ध्यान रखी जानी है। जब भी इस प्रकार के विटनेस जो है इस मामले में आते हैं तो सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट की शक्तियों का कोर्ट को प्रयोग करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मामले को चलाना चाहिए। नेक्स्ट, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो होगी वो ट्रायल चलेगी, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, कैमरा ट्रायल रहेगा और प्रोटेक्शन रहेगा, बच्चों का जो सारे राइट्स हैं उनको ध्यान रखा जाएगा और सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट को फॉलो किया जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो कि दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रक्रिया आगे चलेगी। जो मैंने अभी आपको बोल के समझाया है वो इस फ्लो चार्ट में मेंशन है, तो आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं भविष्य में किसी भी स्थिति में। जेजेबी या चिल्ड्रंस कोर्ट जब भी किसी मामले के ऊपर निर्धारण करेगा तो वो इस बात को ध्यान रखेगा कि हर एक केस के अपने खुद के सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक चाइल्ड के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस बच्चे का एज, सेक्स, मैच्योरिटी लेवल, फिजिकल, सेंसरली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट, इन्वायरमेंट, इन सब बातों पर विचार करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय जो है उसमें लिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो अगर चिल्ड्रंस कोर्ट उसको उस मामले में अगर ये पाता है कि वो गिल्टी है तो ऐसी कंडीशन में उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी रख दिया जाएगा बाय द टाइम कि वो 21 साल की एज अटेन करता है। और अगर जो टर्म डिसाइड किया है चिल्ड्रंस कोर्ट ने, अगर वो उसकी 21 साल की एज से आगे एक्सीड करता है तो ऐसी कंडीशन में शेष टर्म के लिए उसको जेल में रखा जा सकता है। इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर प्लान को भी समाहित किया जा सकता है। ये कुछ रूलिंग्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसको देख सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपील्स के ऊपर। तो अपील के संबंध में धारा 101 में व्यवस्था की गई है और 101 और 102 जो है वो रिवीजन के बारे में बात करती है। अपील्स के बारे में एनी ऑर्डर अगर जेजेबी का होगा तो 30 दिन के अंदर चिल्ड्रंस कोर्ट में अपील हो जाएगी। प्रिलिमिनरी असेसमेंट की स्थिति में 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। इसके अलावा चिल्ड्रंस कोर्ट का अगर कोई आदेश होगा तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। जहां पर एक्विटल का ऑर्डर हो गया है और 16 वर्ष से अधिक की बच्चे की एज है, ऐसी कंडीशन में पेटी या सीरियस ऑफेंसेस के मामले में कोई अपील नहीं होगी और सेकेंड अपील जो होगी प्रिलिमिनरी असेसमेंट के संबंध में नहीं होगी। मैटर की लीगैलिटी और प्रोप्राइटी के संबंध में सुओ मोटो या फिर किसी के एप्लीकेशन के ऊपर रिवीजन जैसे किया जा सकता है वो रिवीजन किया जा सकता है। और इसके अलावा क्लैरिकल मिस्टेक या एक्सीडेंटल मिस्टेक्स होती हैं वो जेजेबी स्वयं सुधार सकता है धारा 104(2) के प्रभाव से। अगर आपके इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप बता दें, अदरवाइज फिर सेशन कंक्लूड करते हैं। चिल्ड्रंस कोर्ट में सेक्शन 18 के अंतर्गत भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है। और यदि उसकी जमात के प्रावधानों का उसने उपयोग नहीं किया है चाइल्ड कोर्ट में, किशोर न्यायालय में, तो क्या धारा 12 के अंतर्गत उपयोग होगा उसका? मैंने सर आपको ये बताया है कि बावजूद इसके कि बच्चे का विचारण जो है एडल्ट के तौर पर किया जाएगा चिल्ड्रंस कोर्ट के माध्यम से, लेकिन जमानत के संबंध में धारा 12 जो प्रावधान करती है वो उसी प्रकार एप्लीकेबल रहेंगे। अब उसने अगर उपयोग नहीं किया है तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा, वो उसके बारे में जैसा भी यथोचित आदेश पारित करता है वो आदेश पारित कर सकेगा, है ना। जमानत यहाँ पर राइट नहीं रहेगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। जी हाई कोर्ट में होगी नहीं, उस अगर जुवेनाइल जस्टिस, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अगर इस प्रकार का कोई आदेश होता है तो उसकी अपील जो होती है वो सेशन कोर्ट में होती है और सेशन कोर्ट उतने समय के लिए मामले को स्टे कर देता है जब तक कि वो ये तय नहीं कर लेता कि बच्चे का विचारण जो है बालक के तौर पे होना है या अडल्ट के तौर पर होना है। अगर उसको अडल्ट के तौर पर विचारण करना उचित लगता है तो चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज देता है और अगर बालक के तौर पर विचार करना उचित लगता है तो वापस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेज देता है। चिल्ड्रंस कोर्ट में अपील नहीं होती और हाई कोर्ट में अपील नहीं होती, सेशन कोर्ट में अपील होती है। नहीं सर, जैसे चिल्ड्रंस कोर्ट में आ गया है सर, जैसे कि तो वो तो इक्वल है ना सर, सेशन कोर्ट और वो चिल्ड्रन कोर्ट, उनकी क्वालिफिकेशन। आप इस चीज को नहीं समझ रहे। चिल्ड्रंस कोर्ट दोबारा से इस चीज को असेस करती है कि मैं स्वयं जब इसका विचारण करूं तो मैं एडल्ट के तौर पर करूं या बालक के तौर पे करूं। तो यहाँ पर 3 जगहों पर ये चीज चेक हो रही है कि क्या ऑफेंस हीनियस है
और क्या बच्चे का ट्रायल अडल्ट के तौर पर होना है। 3 तरह के प्रोविजन है। एक तो जेजे भी स्वयं देख रहा है, जी सर। फिर एक अपील की व्यवस्था है सेशन कोर्ट में, वहां चेक हो रहा है, और उसके अलावा जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो स्वयं भी इस चीज को देख रही है कि क्या मुझे स्वयं को चलाना चाहिए मामले को एडल्ट के तौर पर या बालक के तौर पर। ठीक है, तो वो को इक्वल पावर्स नहीं है, वो डिफरेंट डोमेन्स हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के जो उनके पावर्स है वो एक्सरसाइज हो रहे हैं। थैंक यू जी। Thank you so much, ma'am, for such an informative session. As a mark of our gratitude to our resource person, I would like to invite Mr. Samresh Singh, Secretary Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, to kindly felicitate Shrimati Saida Vinita by presenting a sapling.